Welcome students. Today we will study chapter 1 of science of 10th class. So let's begin. As we know, our chapter's name is chemical reaction and equation. Before studying any chapter, first we have to understand what is the meaning of chapter's name. So our chapter's name is chemical reactions and equations. तो हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। जब कोई भी केमिकल्स, हमने 9th क्लास में इंट्रो हम कर चुके हैं कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, केमिकल्स क्या होते हैं। तो जब कोई भी केमिकल्स रिएक्ट करते हैं और एक नया ही सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है तो उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और उस केमिकल रिएक्शंस की में जो भी एलिमेंट्स यूज हुए हैं उनके सिंबल्स का यूज करते हुए हम उसे एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो कहलाती है उस केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो वहां पर हमें देखने को मिलेगा हमेशा केमिकल चेंज। और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते विद फिजिकल मेथड्स। ओके, तो जैसे मान लो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, दूध हुआ है, दूध लिया हमने उस दूध में चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, पानी डाला और उन सबको पका करके हमने क्या किया, चाय बना दी। ठीक है, तो जब भी एक जो हमारे पास पहले केमिकल सब्सटेंसेस थे, दूध, चाय पत्ती, चीनी और ये सब हमारे पास सब्सटेंसेस थे, हमने इन सबको यूज किया और क्या बना दिया, उन्हें पका करके चाय बना दिया। चाय एक नया ही सब्सटेंस बन गया, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जब ये केमिकल रिएक्शन हुई है तो हम इसे रिवर्स नहीं कर सकते, वापस से उस चाय से दूध नहीं बना सकते। तो केमिकल रिएक्शन कभी भी रिवर्स नहीं होगी किसी भी फिजिकल मेथड से। और जो केमिकल रिएक्शन होगी उसमें हमें देखने को मिलेगा हमेशा से चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और इवोल्यूशन ऑफ गैस। उसकी स्टेट में कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा। स्टेट ऑफ मैटर, हम स्टेट से बात कर रहे हैं, स्टेट ऑफ मैटर की। स्टेट ऑफ मैटर होते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, उसके कलर में चेंज आ जाएगा। जैसे दूध पहले वाइट था, या मैं कुछ और केमिकल की बात लूँ, जैसे कोई लो आयरन है, आयरन पर रस्ट लग गया। आयरन का जनरली कलर क्या होता है, जब हम आप देखते होंगे नया नया कोई लोहे का सब्सटेंस आपके पास ऑब्जेक्ट घर में आता है तो उसका सिल्वर कलर मोस्टली रहता है। लेकिन जब उसके ऊपर रस्ट जम जाता है, जल लग जाता है, तो हम देखते हैं उसके ऊपर एक ब्राउन कलर का जल लग जाता है। तो वो क्या हुआ, उसका चेंज इन कलर हो गया। इसी तरीके से जब केमिकल रिएक्शन होती है, चेंज इन टेम्परेचर भी हमें देखने को मिलता है और उसमें से कोई ना कोई गैस भी हमारी इवॉल्व होती है। तो अगर मैं बात करूं कि डेली लाइफ में मेरे क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, तो वो है डाइजेशन ऑफ फूड। एग्जाम्पल्स है ये कुछ, जैसे कि फूड का डाइजेस्ट होना। जैसे हमने जो खाना था वो हमने खाया, हमारे जाकर पेट में क्या हुआ, वो खाना डाइजेस्ट हो गया फूड और यूज हो गया है अब एनर्जी के लिए, डेली वर्क के लिए। जो हमें डेली हमारा वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो हमें फूड से मिलती है। तो फूड जो पहले कुछ और फॉर्म में था, अब हमारे पेट में डाइजेस्ट होने के बाद अब वो किसी और फॉर्म में बदल चुका है, नया ही सब्सटेंस बन चुका है। तो वो क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरीके से रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है, उस ऑक्सीजन का यूज करके एनर्जी बनती है और CO2 बनती है। तो जो हमारे पास सब्सटेंसेस थे उनसे कुछ और ही सब्सटेंस बन जाता है। फिर अगला हमारा एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी मैं बता चुका हूँ कि जब भी किसी आयरन के सब्सटेंस पर, लोहे के सब्सटेंस पर क्या जम जाता है, रस्ट जम जाता है, जल लग जाता है, तो उसका कलर और फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो हम उसे कह सकते हैं कि क्या हुई है, एक केमिकल रिएक्शन हुई है। और हम देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, दूध से चाय बनना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन थी। और दूध से जब हम दही जमा देते हैं तो क्या दही से वापस दूध बन सकता है, नहीं। तो ये भी क्या है, हमारी एक केमिकल रिएक्शन है। इसी तरह अब आती है हमारी बात केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन अभी हमने देखा, जाना था कि जब हम इन तरह की जो अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी डेली लाइफ में, या हम केमिस्ट्री लैब में जाकर के कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, उन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम जब उन केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले एलिमेंट्स या केमिकल्स के सिंबल्स का यूज करके हम रिप्रेजेंट कर देते हैं उसे इक्वेशन की फॉर्म में, तो वो क्या कहलाती है, हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। उस केमिकल इक्वेशन में जो पार्ट लेने वाले एलिमेंट्स होते हैं, जो रिएक्ट कर रहे हैं,
उन्हें हम क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट कह देते हैं। और उनसे जो कोई नया सब्सटेंस बनता है उन्हें हम प्रोडक्ट कह देते हैं। ये जो हमारे केमिकल रिएक्शन में, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हमने सिंबल्स का यूज करके केमिकल इक्वेशन लिख दिया तो उनकी एक कोई ना कोई फिजिकल स्टेट भी रहती है। वो हमारे पास 4 तरीके की रहती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस। ठीक है, सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम S लिख देते हैं, लिक्विड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम L लिख देते हैं, गैस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम G लिख देते हैं और एक्वस स्टेट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए AQ लिख देते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस को आप सभी जानते हैं कि क्या स्टेट्स होती हैं। अगर हम बात करें कि ये एक्वस स्टेट कौन सी स्टेट है, तो जब भी मैं किसी, हमने 9th क्लास में पढ़ा होगा सॉल्यूशन चैप्टर, उसमें हम क्या करते हैं, एक दो सब्सटेंसेस का मिक्सचर करते हैं और एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, जिसमें जो कम मात्रा में, कम अमाउंट में रहता है वो सॉल्यूट होता है जो कि डिसोल्व किया जाता है, और जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है जिसमें हम कुछ डिसोल्व करते हैं। तो जब किसी भी सब्सटेंस को हम वाटर में क्या करते हैं, डिसोल्व करते हैं, और वाटर वहां पर क्या रहे, सॉल्वेंट रहे, तो उसे कहते हैं उस सब्सटेंस की एक्वस फॉर्म या एक्वस सॉल्यूशन कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, जैसे ये हमारा एक एग्जांपल है, केमिकल जो रिएक्शन हमने की, मैग्नीशियम लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया और क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। तो ये जो हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, तो उसको जब मैं रिप्रेजेंट करूंगा यूज हुए केमिकल्स के सिंबल्स का यूज करके, तो वो क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। जैसे ये Mg मैग्नीशियम है, इसके ब्रैकेट में मैंने S लिखा क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर किस स्टेट में रहता है, एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में। जो ऑक्सीजन है O2, वो हमारी किस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, गैसियस स्टेट में। और जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वो भी किस स्टेट में रहता है, सॉलिड स्टेट में, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया S। अब ये जो हमारा एरो है, इसका मतलब क्या होता है, गिव्स। जब हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें एरो से लेफ्ट साइड वाले जितने भी सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स या केमिकल्स यूज हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, और उनको डिफरेंशिएट करने के लिए उनके बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस लगा देते हैं। और एरो के राइट साइड में जितने भी नए सब्सटेंसेस बने हैं हम उनको क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट कह देते हैं। अभी हमारे पास एक ही प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ है, अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं तो जैसे यहाँ पर हमने प्लस लगाया रिएक्टेंट में, ऐसे ही वहां पर भी हम उनके बीच में प्लस लगा करके उन्हें क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, जिसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है। मॉलिक्यूल कितने हैं, एक मॉलिक्यूल है, एटम कितने हैं, 2 हैं। इसी तरीके से हमने एक मॉलिक्यूल लिया ऑक्सीजन का, जिसमें एटम कितने हैं उसके, 2 हैं। तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, जो कि दोनों ही गैसियस स्टेट में रहते हैं, उनको जब हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, जब वो रिएक्ट करते हैं आपस में, तो उनसे क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, वाटर बन जाता है, जो कि स्टेट सबको पता है, पानी कैसा होता है, लिक्विड होता है, वाटर कैसा होता है, लिक्विड होता है। अब इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एरो से लेफ्ट साइड वाले सभी जो एलिमेंट्स या केमिकल्स हैं या जो सब्सटेंसेस है जो यूज रिएक्ट कर रहे हैं नया सब्सटेंस बनाने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट कहलाएंगे। हमारे पास यहाँ पर कितने रिएक्टेंट है, 2। यहाँ भी हमारे पास कितने रिएक्टेंट है, 2, और एक प्रोडक्ट था। ऐसे यहाँ पर हमारे लेफ्ट एरो से लेफ्ट साइड वाले सारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, 2 रिएक्टेंट, और एरो के राइट में जो भी कुछ नया बना है वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट है क्योंकि प्लस का सिंबल नहीं लगा है और कोई और प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं लिखा है। फिर उसके बाद आती है हमारी एक टर्म, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अभी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन होती है जब किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को मैं लिखता हूं, तो उसमें जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास दोनों साइड, लेफ्ट साइड एरो के और राइट साइड, यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, जब एलिमेंट्स का मास क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता, तब हम उस इक्वेशन को क्या कह देते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे कि एग्जांपल सेम अगर हम ले तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 1 ही है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 2 हैं। तो क्या ऑक्सीजन का मास यहाँ पर बराबर हुआ, नहीं हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन का तो मास बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन के एटम 2 है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का एटम क्या है, 1 ही है। तो
ये ऑक्सीजन के एटम्स बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन का मास भी क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो ये इक्वेशंस हमारी क्या कहलाएंगी, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। वहीं अगर मैं इन रिएक्शंस को बैलेंस कर दूं, जैसे कि इसकी मैं एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखूं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन के तो 2 एटम हैं ही, और ऑक्सीजन के मैंने 2 एटम लिए थे, और उनसे क्या बना था, वाटर बना था। तो अगर मैं एरो के लेफ्ट साइड में क्या देखूं, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो एरो के राइट साइड में यानी कि रिएक्टेंट में 2 एटम है, तो प्रोडक्ट में भी मुझे ऑक्सीजन के क्या करने पड़ेंगे, 2 ही एटम करने पड़ेंगे, ताकि उनका मास क्या हो जाए, बराबर हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा सबसे पहले इन सभी सब्सटेंसेस को ब्रैकेट में रखूंगा, और वाटर के जो यहाँ पर मौजूद है कितने मॉलिक्यूल, अभी 1 मॉलिक्यूल, और उसमें एटम कितने ऑक्सीजन के, 1 एटम है। लेकिन अगर मैं वाटर के कर दूं 2 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर मेरे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2 प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में भी कितने एटम हैं, 2 ही हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा ऑक्सीजन के एटम्स बराबर हो गए, तो ऑक्सीजन का मास भी क्या हो गया, बराबर हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन के यहाँ 2 मॉलिक्यूल वाटर में हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए टोटल, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए प्रोडक्ट में। लेकिन रिएक्टेंट में अभी भी हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 ही एटम हैं। तो मुझे यहाँ पर भी क्या करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के 4 एटम करने पड़ेंगे रिएक्टेंट में। उसके लिए मैं यहाँ भी क्या करूंगा, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लूंगा, जिससे हाइड्रोजन के टोटल कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है। तो अब हाइड्रोजन के एटम्स भी बराबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, और ऑक्सीजन के एटम्स भी बराबर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो इनका मास क्या हो गया है, बराबर हो गया है। और जब किसी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सभी एलिमेंट्स का मास बराबर हो जाए, यानी नंबर ऑफ एटम्स बराबर हो जाए, तो उस रिएक्शन को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें, एक सवाल उठता है कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ रही है कि हम उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर कर रहे हैं या नंबर ऑफ मास बराबर कर रहे हैं। तो आप सभी ने चैप्टर 9th में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस का पहला लॉ पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हाइड्रोजन के 2 एटम थे रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में 1 ही एटम था। तो अगर मैं इसे ऐसे ही रहने देता, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन का मास क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर कम है, तो ऑक्सीजन का मास क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन रूल क्या कहता है कि ऑक्सीजन का मास या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का मास जो है कभी भी डिस्ट्रॉय या कम नहीं हो सकता। वहीं अगर मैं देखूं हाइड्रोजन का मास, तो वो तो पहले से ही बराबर था, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, ऑक्सीजन का मास क्या करना पड़ा, बराबर करना पड़ा, उनके एटम्स बराबर करने के लिए, बिकॉज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। और जब यहाँ पर मैंने यहाँ पर 2 किया ऑक्सीजन के मास एटम्स बढ़ाने के लिए, उसका मास बढ़ाने के लिए, तो हाइड्रोजन का मास बढ़ गया रिएक्टेंट से, तो मास जो है अगर मैं यहाँ 2 ना लगाता तो मास हाइड्रोजन का क्या हो जाता, क्रिएट हो जाता, तो ना क्रिएट हो सकता ना डिस्ट्रॉय हो सकता। इसलिए मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन का मास भी बढ़ाना पड़ा, उसके नंबर ऑफ एटम्स बढ़ा करके। तो जब हम कोई ऐसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, नंबर ऑफ एटम्स बराबर कर देते हैं, यानी उसका मास बराबर कर देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो वो क्या कहलाती है, हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाती है। और बराबर करने की जरूरत क्यों पड़ी बैलेंस करने की, बिकॉज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आप सभी इन नोट्स को तैयार राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर।